नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का bankersAdda.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 9 बजे से शांतनु सर की मैथ्स की क्लास होती है यहाँ पे फाउंडेशन में, और बिल्कुल आज भी 1000 बच्चे जो जुड़े हुए थे, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रस्ट, इस विश्वास के लिए। 10 बजे से मैं यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस यहाँ पे आपकी करवाता हूँ, ग्रामर ओरिएंटेड क्लासेस यहाँ पे करवाता हूँ। आज यहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के एरर्स करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे याद रखिएगा हु, विच, दैट और whom, है ना, हु, विच, दैट, whom, इन सब का सही यूज जो है आज हम लोग सीखेंगे। और याद रखिएगा, जो रूल्स मैं आपको करवा दूंगा, जिस तरीके से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, उसके बाद whom, विच और दैट, इन चार चीजों से रिलेटेड जितने भी आपके एरर्स आएंगे, मेरा दावा ये, मेरा चैलेंज है कि सिर्फ 2 सेकंड में आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। whom, विच और दैट का जो भी एरर आएगा, ओनली इट विल टेक 2 सेकंड्स फॉर यू टू आंसर। इसलिए पूरा सेशन आपके लिए देखना जरूरी है, याद रखिएगा। और जैसे ये सेशन खत्म होता है 11 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी फाउंडेशन की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि एडिटोरियल, ये आज का एडिटोरियल है, और यहां भी मैं बता दूं लगभग 950 प्लस स्टूडेंट जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो भरोसा दिखा रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से शेयर करते जाइएगा। जिन्होंने इस सेशन को नहीं देखा है अब तक, जल्दी जाइए और आज का वोकैब जो सेशन वो देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी कुछ मुश्किलात होती है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, 23 अप्रैल से ये उड़ान बैच जो है, वो आपका अपना ही जो एक उड़ान बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। 23 अप्रैल से बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये चीजें स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सिर्फ कोई एक एग्जाम हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, ठीक है, जो प्रीलिम्स है, मेंस है, वो जो एग्जामिनेशन हम लोग कवर कर रहे हैं, प्लस इसके साथ जो है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, वो एग्जाम भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जनरली बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 23 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। प्राइस इसकी ऑलरेडी जब जाएंगे आप तो काफी कम इसके प्राइस की गई है, और उसके ऊपर भी उसके ऊपर Y194 कोड अप्लाई करना है बच्चों। Y194 कोड अप्लाई करना है। कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाती है ना। Y194 कोड अप्लाई करना है, ये मेरा कोड है, याद रखिएगा। सो इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% का यहाँ पे ऑफ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज देखते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में हम किन चीजों को यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखो, एक बात याद रखो, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों को आज पढ़ना है, इसलिए दिमाग में और कोई चीजें हम लोगों को नहीं लानी है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो रिलेटिव प्रोनाउन से एरर आते हैं वो आता है आपका हु और हुम से, ठीक है। और दूसरा एरर आपका आता है दैट और विच से, ठीक है। यही 2 एरर्स आपके आते हैं एग्जामिनेशन में रिलेटिव प्रोनाउंस के। हु और हुम के बीच आपको एक फाइंड आउट करना होता है, या दैट और विच का आपको एरर आता है। तो जो भी आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्हीं 4 को लेकर के आज हम यहाँ पे क्या करने वाले, इन्हीं 4 को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। सो हु, हुम, दैट और विच, इन चारों को लेकर के हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो, सबसे पहले कुछ वर्ड्स को आप लोग देख लें। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार हम लोग जरूर थोड़ा दौड़ा लेते हैं नजर। देखो, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि द मैन इज रेड शर्ट, द मैन इन रेड शर्ट यहाँ पे होगा, सॉरी, द मैन इन रेड शर्ट इज विराट हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, और ये 2 नंबर को अभी रहने देना, ठीक है। 2 नंबर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 और 4 पढ़ो। सो द मैन इन रेड शर्ट इज विराट हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। देखो ध्यान दो, द मैन इन द रेड शर्ट इज विराट, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लिख सकते थे ना, द मैन इन रेड शर्ट इज विराट, कंप्लीट सेंटेंस हो जाता मेरा कि लाल शर्ट में जो मैन है, ठीक है, जो इंसान है, उसका नाम विराट है, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, इसको अगर इसी विराट के बारे में मैंने क्या बोल दिया, ही इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। ध्यान दो, यहां पर अगर मैं लिखूं ही इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, मतलब मैं जो लाल शर्ट में है वो विराट है, द मैन इन रेड शर्ट इज विराट। उसके बाद मैंने लिखा ही इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, वो टीम इंडिया का कैप्टन है। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं ऐड कर रहा हूं, तो जब इन दोनों सेंटेंस को आप ऐड करोगे तो जब आप ही को हटाओगे तो उसकी जगह पर आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, आपने हु इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब द मैन इन रेड शर्ट इज विराट हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। दूसरा देखो, यहाँ पे मुंबई इज अ सिटी, कंप्लीट सेंटेंस होता था, कंप्लीट सेंटेंस होता, लेकिन मान लो कि बाद में मुझे ये लिखना होता कि द सिटी इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। मुंबई इज अ सिटी, मुंबई जो एक शहर है, कंप्लीट सेंटेंस, बात खत्म। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, द सिटी इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, ये जो शहर है वो ऊंचे बिल्डिंगों से भरा है। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को ऐड करना चाहूं, दोनों सेंटेंस को अगर मैं ऐड करना चाहूं, तो आप द सिटी के बदले आपने यहां पे क्या ऐड कर दिया, आपने यहां पे विच ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, आपने यहां पे विच ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
आई नो देम, फुल स्टॉप हो सकता था ना, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, आई नो देम, कंप्लीट सेंटेंस हो जाता। लेकिन बाई चांस मान लेते हैं कि यहां पे अगर कुछ ऐसा लिखना होता, दे हैव नॉट शेयर्ड दिस वीडियो, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, दे हैव नॉट शेयर्ड दिस वीडियो, अभी तक उन्होंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, मैं उन्हें जानता हूं। अब आप बोल रहे हो कि सर ये दो सेंटेंस इनको आप ऐड करिए, तो दो सेंटेंस को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, तो अब इससे मैंने किससे ऐड कर दिया है, हु लगा के मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मुझे दो सेंटेंसेस को फाइनली ऐड करने का काम मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और उन वर्ड्स को ऐड करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सारे के सारे WH वर्ड्स हैं, और इन WH वर्ड्स का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। किस वर्ड का इंतजाम कर रहा हूं, WH वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दो बड़े सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात। और ये जो WH वर्ड मैंने जिनका इस्तेमाल किया है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे देखो यहां जो WH वर्ड है वो किसके लिए आया है, विराट, और विराट क्या है, नाउन है। यहां जो आया है कि मुंबई इज अ सिटी विच, ये विच किसके लिए आया है, सिटी के लिए, और सिटी आपका क्या है, एक नाउन है। आई नो देम हु, ये हु किसके लिए आया है, देम के लिए, और ये देम आपका क्या है, देम आपका प्रोनाउन है। इसका मतलब ये जो भी WH वर्ड्स जिनसे मैंने दो सेंटेंसेस को ऐड किया है, वो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो रही है कि जो भी यहां पे WH वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं, कंजॉइन कर रहे हैं, और ये WH वर्ड किसी नाउन के लिए ही आए हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्ड मैंने बताया, अभी ये वाला जो एक पार्ट आपको बताया मैंने कि ये नाउन या प्रोनाउन के लिए आए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने बोला कि आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने आई फेल्ड, ठीक है। जब आप इसको भी ऐड कर रहे हैं तो आपने यहां पे क्या ऐड कर दिया, बट से ऐड कर दिया, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड। अब यहां भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां भी आप ज्वाइन कर रहे हैं कंजंक्शन लगा करके। ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स भी, ये जो हु आपने लगाया है, हु या विच जो आपने लगाया है यहां पे, हु या विच जो आपने लगाया है यहां पे, ये सारे भी क्या है, ये सारे भी कंजंक्शन का ही काम कर रहे हैं। ध्यान दो, ये भी कंजंक्शन का काम कर रहा है, और बट जो ये भी कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन बट जो है वो सिर्फ दो सेंटेंस को ऐड करने के काम में आ रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में इस्तेमाल नहीं हुआ है। बट क्या नाउन या प्रोनाउन के बदले में इस्तेमाल हुआ है, आई वर्कड हार्ड, बट, बट किसके लिए आया, क्या किसी नाउन के लिए आया, बट नहीं, बट का इस्तेमाल सिर्फ दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए आया है। और इसलिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी हो जाता है बोलना कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्शन होते हैं क्योंकि दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में इस्तेमाल किया था। बदले में तो नहीं, नाउन या प्रोनाउन के ही जगह पे उनको रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो बार बार विराट नहीं लिखेंगे, विराट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हु लिख दिया। अब हु से मैंने सेंटेंस को ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हु किसके लिए है, विराट के लिए। विराट क्या है, नाउन है आपका। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात। इसलिए क्या हो गया, आप ये ध्यान रखना कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो एक तरीके से कंजंक्शन ही होते हैं, लेकिन वो नाउन और प्रोनाउन से उनका रिलेशन होता है। लेकिन जो सिर्फ कंजंक्शन होते हैं, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ये जो कंजंक्शंस वगैरह होते हैं ये सिर्फ जोड़ने काम में आते हैं, इनका नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन नहीं होता है ना, इनका सेंटेंस से रिलेशन होता है, दो सेंटेंस को ऐड कर दिया। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका क्या काम होता है, वो जो एक वर्ड होता है वो किसी नाउन के बदले में आता है, और नाउन के बदले में आएगा इसलिए उसे हम प्रोनाउन लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, नाउन के बदले में आता है इसलिए उसे हम उसको प्रोनाउन लिखते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which are used as conjunctions to join two sentences and which refer to a noun or pronoun। वो किसी नाउन या प्रोनाउन को इशारा करते हैं जिनके लिए उनका यूज हुआ है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया, एक इंफॉर्मेशन इतना क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, उस नाउन को ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। बार बार ये वर्ड आएगा, ये वर्ड बार बार आएगा, याद रखना। एंटीसीडेंट बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। मतलब पहले वाले सेंटेंस में अगर हम एंटीसीडेंट बोलें तो कौन सा है, विराट एंटीसीडेंट है, और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। 3 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच है रिलेटिव प्रोनाउन, और सिटी क्या है, एंटीसीडेंट है। 4 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु है, और एंटीसीडेंट कौन सा है, देम है। ठीक है। अब देखो 2 नंबर सेंटेंस मैंने आपको क्यों बोला कि थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा बाद में देखना, इसलिए क्योंकि देखो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों सेंटेंसेस एक ही टाइप के हैं कि पहला सेंटेंस फिर रिलेटिव प्रोनाउन फिर दूसरा सेंटेंस। देखो पहला सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन दूसरा सेंटेंस, ऐसे ही इस्तेमाल किए गए हैं 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जैसे 2 नंबर सेंटेंस पढ़ो, देखो 2 नंबर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, विराट।
अब इसको मैंने विराट, अब इसके बारे में और मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। विराट हु, अब ये हु किसके लिए आया भाई? हु आया आपके विराट के लिए, और विराट क्या है? नाउन है। और हु लिख करके मैं सेंटेंस को और ज्यादा ऐड कर रहा हूं, दो सेंटेंस को, कि विराट इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। देखो यही सेंटेंस मैंने लिखा है कि विराट इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी। इन दोनों को मैंने कैसे ऐड किया? विराट हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। इसका मतलब अभी भी मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने एक कंप्लीट सेंटेंस, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर दूसरा सेंटेंस, ऐसे मैंने नहीं लिखा। मैंने कैसे लिखा? एक नाउन, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लेकर के पूरा सेंटेंस लिख दिया मैंने, दूसरा सेंटेंस, फिर कॉमा देकर के पहला सेंटेंस लिखा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना करना वही है जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ वो इस्तेमाल हुआ है। तो यहां आपका विराट क्या बन जाएगा? यहां पे आपका विराट बन जाएगा एंटीसीडेंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर हो गया सारे लोगों का? रिलेटिव प्रोनाउन का एक आइडिया आपका क्लियर हो गया? रिलेटिव प्रोनाउंस होते कितने, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग करेंगे, बट आप लोग सिर्फ इतना बताएं कि रिलेटिव प्रोनाउन का आइडिया क्लियर हो गया या फिर नहीं हो गया ना? रिलेटिव प्रोनाउन का आइडिया क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, जितने भी, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप सब ले लो, मैं अभी आपको बता रहा हूं। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस, तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते कितनों का यूज होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कितनों का यूज होता है? ग्रामर में जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस आपके यूज होते हैं वो हैं आपके who, which, whose, whom और that। ठीक है, ग्रामर में आपके जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो कितने होते हैं? वो हैं आपके यही पांच आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बाकी और कौन कौन सा बचता है? व्हाट बच गया, व्हेन बच गया, ठीक है, वेयर बच गया, और आपका हाउ बच गया। ठीक है, लेकिन इन चारों का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन चारों को हम लोग हटा देते हैं। जैसे मुंबई इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, तो देखो वेयर का मतलब प्लेस ही है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वेयर को हटा देते हैं। तो ये चार कहने को तो इतने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस आपके, हु आ गया, विच आ गया, हुस आ गया, हुम आ गया, दैट आ गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, और एक है, और एक छूट गया, वाई हो गया, है ना, वाई हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इतने सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन जब आप यूज करने जाएंगे तो पता चलेगा कि आप वाई को लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि आई नो द रीजन वाई यू आर लेट, मैं कारण जानता हूं कि आप क्यों लेट हैं। तो कारण भी बोल रहे हो और क्यों भी बोल रहे हो, जरूरी नहीं है। आई नो द रीजन, अरे वाई का मतलब ही होता है रीजन। इसलिए इन पांचों को, सेकंड देखो मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है, अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो राइट हैंड साइड में जो पांच है ना आपके, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और वाई, इनको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि आई नो द रीजन यू आर लेट, या आई नो वाई यू आर लेट। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में मेरी बात आ रही है? आई नो द रीजन दैट यू आर लेट, या फिर आई नो वाई यू आर लेट, इस तरीके से हम लिखेंगे। आई नो मुंबई इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर लिखने की जरूरत नहीं है, मुंबई इज द प्लेस आई वॉज बॉर्न। ठीक है, समझ में बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? दिस इज द टाइम व्हेन यू प्रॉमिस्ड मी, बोलने की जरूरत, दिस इज द टाइम यू प्रॉमिस्ड मी, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेकंड आपके जो लिखा है मैंने, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया और वाई हो गया, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसलिए इनको काउंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंग्लिश में अगर हम बात करें, मॉडर्न इंग्लिश में, तो यूज सिर्फ इन्हीं पांचों का होता है, हु, विच, हुज, हुम, दैट। और इसलिए एरर भी सिर्फ इन्हीं पांचों में से आते हैं, हु, विच, हुज, हुम और दैट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे रिलेटिव प्रोनाउंस कितने होते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इज 10। कितने होते हैं? 10 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन उनमें से यूज कितना होता है? उनमें से सिर्फ यूज होता है 5, और इन्हीं पांचों का आपका एरर करेक्शन आता है। ठीक है, यहां तक कैसी रही क्लास? यहां पे सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस सर लेकर के बता दें कि यस सर, रिलेटिव प्रोनाउन का आइडिया क्लियर हो गया, क्योंकि अब हम आपका क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग एरर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के एरर करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से फटाफट इस लिंक को एक बार लाइक, इस वीडियो को कर दो और एक बार शेयर कर दो यार। ठीक है, लगभग 800 के आसपास बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से फटाफट इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, हु, विच, हुज, हुम, सिर्फ 2 सेकंड, मैंने आपसे वादा किया ना, ओनली 2 सेकंड, विल टेक ओनली 2 सेकंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हु के बारे में। ठीक है, हु के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो हु हम लोग होता क्या है? हु के 2 मीनिंग होते हैं, एक का मतलब होता है जो, ठीक है, और दूसरा का मीनिंग होता है जिसने। कहीं नहीं पढ़े होगे, आई गारंटीड, कहीं नहीं पढ़े होगे, याद रखना। हु का मतलब होता है जो, ठीक है, और दूसरा इसकी मीनिंग होता है जिसने। अगर जो है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो या जिसने, सॉरी एक मिनट, 3 मीनिंग होते हैं, जिसने या जो
और दूसरा मीनिंग होता है कौन। ठीक है, कौन अगर लिखा हुआ है तो फिर आप समझ लेना ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन कहीं भी अगर हु की मीनिंग जिसने या फिर जो है तो फिर वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, हिंदी में पहचानना आपको आ गया। कहीं भी जहां पे आपने हु लिखा है उसका मतलब अगर आ रहा है कौन, तो समझ लेना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा हु आर यू, तुरंत बताओ हु कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने अभी आपको कहा हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, लेकिन अभी बताओ हु आर यू कौन सा प्रोनाउन है ये। कभी मत बोलना रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हु आर यू जब बोलते हो तो हिंदी क्या बोलते हो, तुम कौन हो। तो कौन आ गया ना, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। कौन सा प्रोनाउन बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहां पे बन गया। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, दूसरा, ही वह हु इज स्टैंडिंग बिसाइड मी इज माई फ्रेंड, वह जो कि मेरे पास खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग, ही वह हु इज स्टैंडिंग जो खड़ा है बिसाइड मी मेरे बगल में, इज माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है। इसका मतलब यहां पे हु का मतलब क्या आ रहा है, जो, और यहां पे हु का मतलब क्या आ रहा है, कौन। तो अगर कौन है तो वो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, अगर जो है तो वो बन जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब पहले वाले में हु जो है वो इंट्रोगेटिव है और दूसरे वाले में हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पे समझ में आ गया हु को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दो, नेक्स्ट आपके रूल्स पे ध्यान दो। ये देखो, ध्यान देना, रूल क्या है, हु डज लिव हियर, हु रोट दिस लेटर, who does not like my classes, who did this job, who has eaten my breakfast। ध्यान देना, इन पांचों सेंटेंसेस पे ध्यान दो और इनके लिए जो रूल्स बने वो ध्यान दो। यू विल फाइंड नोवेयर, इस तरीके से कहीं आप बुक्स में भी नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान देना। यहां पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो, हु के बाद ये वाला फॉर्मेट कभी नहीं आ सकता। हु के बाद बेसिक इंग्लिश आपको क्या कहती है, बेसिक इंग्लिश आपको ये कहती है, बेसिक अंग्रेजी की जो ग्रामर है, बेसिक अंग्रेजी की जो ग्रामर है वो आप ये बताता है कि हु के बाद आप ये डू डज डिड, दैट डू डज हो गया और डिड हो गया और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वाला पैटर्न आप हु के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हु के बाद आप डू डज डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या, आप क्या कर सकते हैं, हु के बाद अगर आपको ऑक्सिलरी लिखना है, ध्यान दो, हु के बाद अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर लिखना है तो वो क्या आ सकता है, वो टू बी वर्ब आ सकता है। अब मैंने टू बी वर्ब का मतलब कल बताया था ना, इज एम आर वाज वर बी बिन बीइंग। टू बी वर्ब का मतलब क्या हो रहा है, इज एम आर वाज वर बी बिन बीइंग। ठीक है, याद रहा, इज एम आर वाज वर बी बिन बीइंग। सो हु के बाद अगर हम बोलें तो इज एम आर वाज वर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब अगर और ज्यादा अच्छे से लिख सकता हूं, इज एम आर, ठीक है, वाज वर, ये एक तरीका हो गया। दूसरा आपका हैज हैव हैड। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रहा है। हु के बाद अगर हमको ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है तो इन्हीं में से हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, याद रखिएगा, इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा या फिर हैज हैव हैड आएगा। इनमें इनके अलावा हम और कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हु डज लिव हियर, यहां कौन रहता है, अगर मैं बोलूं कि यहां कौन रहता है, यहां कौन रहता है, देखो पूरा क्लियर हो जाएगा आज आपका, यहां कौन रहता है। तो अगर आप, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे जो मैं हु लिखूंगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर आप इसकी इंग्लिश लिखते हो हु डज लिव हियर तो ग्रामर के अकॉर्डिंगली ये गलत है। हु कौन रहता है कि इंग्लिश, यहां कौन रहता है कि इंग्लिश, हु डज लिव हियर कभी नहीं होगा। ठीक है, हु डज लिव हियर यहां पे कभी नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये आप छाप लो। दूसरा याद रखना कि हु के बाद याद रखना, अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, ध्यान दो, हु के बाद हम डू डज डिड, केवल डू डज डिड तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इनके साथ कोई नॉट लगा हुआ है तब हम ये डू डज डिड लिख सकते हैं। जैसे कि हु रोट दिस लेटर, हु के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पत्र किसने लिखा। हु डज नॉट, बिल्कुल सही है, डू डज डिड इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन नॉट अगर इनके बाद आ जाए तो हम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देकर के आराम से लिख सकते हैं, हु डज नॉट लाइक माई क्लासेस, मेरे क्लास को कौन पसंद नहीं करता है। हु डिड दिस जॉब,
देखो अभी मैंने कहा ना कि सर आपने तो बोला कि ये डू डज डिड इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये यहां पे ऑक्सिलरी नहीं है, इसका इस डिड का मतलब हो गया हु कंप्लीटेड दिस जॉब, इस काम को किसने किया, मतलब यहां पे जो ये डिड है वो आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ऑक्सिलरी नहीं है। जैसे हु रोट दिस लेटर है ना, वैसे ही रोट की जगह ये डिड आया है, जैसे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि हु डिड दिस जॉब, हु कंप्लीटेड दिस जॉब, हु परफॉर्म्ड दिस जॉब, ये आएगा। ठीक है, हु के बाद हैज भी आ सकता है, जैसे हु हैज, ये भी बिल्कुल आपका क्लियर है कि हु हैज ईटन माय ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि हु के बाद जब भी आप ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैज, हैव, हैड इन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, डू डज डिड को इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर डू डज डिड को इस्तेमाल करना है तो नॉट के साथ करना है, विदाउट नॉट गलत है। जैसे देखो डू डज डिड और वर्ब वन, ये आपका गलत सेंटेंस है, और टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि हु इज, एम, आर, टू बी का मतलब मैंने बता दिया, ये फॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट है, और डू डज डिड अगर लिख रहे हैं तो नॉट लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये करेक्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना सारा क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़े हम लोग भाई, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब यह आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, अब आ गया यहां पे कि हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर इट्स एंटीसीडेंट। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए थे कि हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके आगे आपका अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसके आगे जाकर के मैं भी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हु जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हु कहीं भी अगर आया है तो जाहिर सी बात है जिस वर्ड के लिए यह आया होगा, और ये वर्ड क्या होगा, ये वर्ड आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु क्या है? ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जाहिर सी बात है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किस वर्ड के लिए आएगा, नाउन या प्रोनाउन के लिए? तो जिस वर्ड के लिए आता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चार सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहां से शुरू हो गया आपका असली खेल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ योर क्वेश्चन स्टार्ट्स। अब मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। बिल्कुल, थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग बताते रहो कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कम ऑन बच्चों, देखो 830 प्लस वॉचिंग अभी हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, याद रखिएगा बहुत ज्यादा शेयर करना है। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं काइंडली चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते चले, जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें, और वीडियो एक बार लाइक करते चले। यार शेयर कर दो यार, इतनी मतलब कि शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, और आपसे सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं, शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आप लोगों के लिए ही ये उड़ान बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उड़ान बैच। और मैं आपको बता रहा हूं Y194 कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 30% का आपको इंस्टेंट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ये मेरा कोड है, चूंकि बैच मेरा है तो मेरा ही कोड है ना, सो 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और याद रखिए कल क्या डिस्काउंट होगा पता नहीं, इसलिए मैक्सिमम यही मिल सकता है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो ऑफर है, अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से इस बैच को जो है ज्वाइन करिए, एनरोल करिए। 23 अप्रैल से हम इस बैच को बेसिक से हम लोग से शुरू करने वाले हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर है। सिर्फ एरर करेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, रूल्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सारी चीजें करेंगे, और सारे एग्जामिनेशन हम लोग इस पर्टिकुलर जो है बैच में हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर एक सेशन 2-2 घंटे का सेशन है, आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, मैं बता दूं। देखो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। यू आर द बॉय हु हैव डन द वर्क, पहला वाला गलत है। शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज क्लोज टू मी, दूसरा वाला गलत है। अजीब लगेगा आपको, ठीक है। आई हु इज द कैप्टन मस्ट प्ले द गेम, ये भी आपका गलत है। और मुंबई इज वन ऑफ द सिटीज विच इज फुल ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स, ये भी आपका गलत है। शानदार सेंटेंसेस, और मैं आपको बता दूं 4 नंबर सेंटेंस, नंबर 4 और नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 2 ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्लर्क के, प्रीवियस ईयर क्लर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्लर्क के क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया हुआ है। और ये चारों आपके सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों गलत हैं, ये रहा आप सबके लिए सामने रूल, पेश करता हूं, पेश खिदमत है। देखो क्या बोल रहा है, द वर्ब आफ्टर अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इसमें। बोला जा रहा है कि वर्ब आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन, अरे यार वर्ब आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन,
ठीक है ना। हर जगह रिलेटिव प्रोनाउन को क्या करो, मार्क कर दो। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहां गया भाई, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो वर्ब होगा, मतलब यहां पे इस बारे में बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है, यहां कहा गया, इस बारे में बात हो रही है और इस बारे में बात हो रही है। तो बोला जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखेंगे, क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखेंगे, बज ही नहीं रहा यार, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये हैव किसके ऊपर आएगा, बॉय के ऊपर, ये इज किसके ऊपर आएगा, फ्रेंड्स के ऊपर, ये ही किसके ऊपर आएगा, आई के ऊपर, और ये इस किसके ऊपर आएगा, सिटीज के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये जो बॉय है वही है एंटीसीडेंट। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स हैं यही है आपका एंटीसीडेंट, ये जो आई है, ये आई है आपका एंटीसीडेंट, और यहां पे ये जो सिटीज है वो है आपका एंटीसीडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि हैव होगा या हैज होगा वो डिपेंड करेगा बॉय पे, इज होगा या एम होगा या आर होगा वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स पे। इज यहां पे 3 नंबर में हु इज द कैप्टन या आर द कैप्टन, एम द कैप्टन, वो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। और यहां पे विच इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स या विच आर फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, विच एम फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिटीज पे डिपेंड करेगा। तो चलो जल्दी से हम लोग पता लगाते हैं कि क्यों गलत था भाई। क्योंकि हैव गलत है, क्योंकि बॉय है, तो बॉय के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। दूसरा देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको दूसरे में होगा, शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज वेरी क्लोज टू मी। हम लोग बोलते हैं ना, वो जो है ना मेरे एक दोस्तों में से एक है जो मेरे बहुत करीब है, तो एक्चुअली गलत है। हम उन सारे दोस्तों में से बात कर रहे हैं जो मेरे करीब है, और वो उन सारे करीबी दोस्तों में से एक है। तो शी इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज क्लोज टू मी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड हु किसके लिए आए, फ्रेंड्स के लिए, तो जाहिर सी बात है इसका भी यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, आई हु इज द कैप्टन, मैं जो कि कैप्टन हूं, क्या बोलते हो, हूं बोलते हो ना, ऐसा तो नहीं बोलते हो कि मैं जो कि कैप्टन है। मैं अब अगर है बोलना पड़ेगा तो आपको जैकी श्रॉफ बनना पड़ेगा, अपन जो कैप्टन है, तो अपन तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जो कैप्टन हूं, मैं जो कि कैप्टन हूं इस टीम का। इसका मतलब क्या होगा, आई हु इज द कैप्टन नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आई Who am the captain। ये आपके एसएससी में बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली सीजीएल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये वाला एरर करेक्शन। सो आई हु एम द कैप्टन मस्ट प्ले दिस गेम, ये सही है। और चौथा, मुंबई इज वन ऑफ द सिटीज, अब ध्यान दो, विच लिखा हुआ है इज, अब ये इस किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिटीज, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है इसके जगह यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। तो देखो चारों सेंटेंसेस आपके गलत थे, और उसके बाद गलत क्यों थे भाई, गलत इसलिए थे क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्यों गलत थे। अब इसका करेक्शन ऐसे हो जाएगा। यहां तक सबका क्लियर हुआ है नहीं, एक बार मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताओ, यस सर क्लियर है और मजा आ रहा है, यस सर क्लियर है, मजा आ रहा है, एक बार जल्दी से मुझे बोलो। 900 प्लस के आसपास हम लोग जुड़ने वाले हैं बच्चों, एकदम तुरंत, एकदम तड़क भड़क के साथ। देखो 30 मिनट्स अभी तक हुए हैं और हम लोगों को अभी और आगे जाना है। ये तो सिर्फ हु का यूज है, जहां अभी और बाकी है तुम्हारे साथ यार, है ना। सोचो जल्दी, कमान बच्चों, सारी चीजें सही हो रही हैं तो एक बार यस सर लिख करके मुझे बताएं, मजा आ रहा है, यस सर मजा आ रहा है, कमान लिख दो यार, यस सर मजा आ रहा है, कमान। तुम लोग जब तक लिखोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार, चलो। यस सर क्लियर है, ओके 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 ओके, यस सर, अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया। चलो ये हो गया, इतना क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग आ गए होम पे। ठीक है, अब हम लोग आ गए होम पे। होम का मतलब मैंने किसे बुलाया, क्या बताया था, जिसे या जिसको। ठीक है, जिसे या जिसको। और दूसरी मीनिंग मैंने क्या बताई थी, होम का मतलब किसे। कहीं पढ़े होगा इस तरीके से, आप खुद बताओ। अगर आपको लगता है नहीं सर बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आप, तो प्लीज भाई मेरे 2 3 5 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, और तुरंत जो है कॉपी करो वीडियो लिंक और तुरंत शेयर करो यार, तुरंत शेयर करो। आज कम से कम 1000 तो हम लोग पहुंचने ही चाहिए, याद रखना। इस एफर्ट्स को भी इतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या, है ना। हुम के भी 2 मतलब होते हैं, एक होता है हुम का मतलब किसे, दूसरा मतलब होता है जिसे या फिर जिसको, है ना, जिसे या फिर जिसको। गेटिंग माई पॉइंट, समझ मेरी बात आ रही है। ठीक है, हुम का मतलब एक हो गया किसे। अब देखो, हुम आर यू कॉलिंग,
अब दूसरा है फेडरर, हु एवरीवन नोज इज अ टेनिस प्लेयर। ठीक है, दोनों में हु लगा, हुम लगा, एक में हुम और एक में हु है, ध्यान देना। हुम आर यू कॉलिंग, आप किसे कॉल कर रहे हैं, तुम किसे कॉल कर रहे हो। इसका मतलब ये जो हुम है, इसका मतलब यहां पे क्या आ रहा है, किसे आ रहा है। हिंदी हैंडराइटिंग उतनी फालतू है मेरी, है ना। तो हुम किसे आ रहा है, तो जहां भी हुम किसे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा, है ना। आराम से आप अपने छोटे भाई बहन को समझा सकते हैं ना, और खुद भी समझ सकते हो कि हुम कहां पे इंटरोगेटिव आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। और दूसरा देखो, फेडरर, रॉजर फेडरर, कहां के रॉजर फेडरर, कहां के भाई रॉजर फेडरर, हु एवरीबडी नोज, जिसे सब लोग जानते हैं। फेडरर जिसे सब लोग जानते हैं, हम लोग यही बोलेंगे ना, फेडरर एवरीवन नोज, जिसे सब लोग जानते हैं। मतलब यहां जो हु है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रहा है, जिसे आना चाहिए। फेडरर जिसको सब लोग जानते हैं, फेडरर जिसे सब लोग जानते हैं। इसका मतलब यहां पे हु नहीं आना चाहिए, यहां पे आपका क्या आना चाहिए था, यहां पे आपका हुम आना चाहिए था। 2 नंबर सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है, और ये जो हुम है ये आपका क्या बन गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, हुम का मीनिंग आप लोग सब समझ गए, इतना क्लियर हो गया कि फेडरर हुम एवरीवन नोज इज अ टेनिस प्लेयर। फेडरर हुम एवरीवन नोज, फेडरर जिसे सब लोग जानते हैं वो क्या है, वो एक टेनिस प्लेयर है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा हुम, ये रहा हु। आपको बताना है कि कौन सा हुम है और कौन सा हुम है, हु होगा या हुम होगा। आपको सिर्फ इतना बताना है और बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा सेंटेंस गलत है। बस सिर्फ हु और हुम का आपको यूज करना है, याद रखिएगा। यू ओनली हैव टू चूज कि हुम होगा यहां पे या फिर हु होगा, ये आपको बताना है। और मैंने आपको कहा है ना, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, ओनली यू विल टेक 2 सेकंड्स टू आंसर। एक बार मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, फिर आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे पहचानने में कि कहां पे हुम आएगा और कहां पे हु आएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार बताएं कौन सा सेंटेंस सही आ रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। कम ऑन। पहला नंबर हु, आज प्रोनाउन की लास्ट क्लास है भाई, आज के बाद अब प्रोनाउन नहीं पढ़ाएंगे। तुम लोगों को प्रोनाउन बहुत बोरिंग लगता है ना। हुम। अच्छा, अब मैं तो बताऊं, सुनो किस तरीके से हम पहचानेंगे, ध्यान दो। एक चीज हमेशा याद रखना कि हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लिखा रहता है। मतलब हु अगर है वो हमेशा किसको खोजेगा, हु जो वर्ड है ना, हु वर्ड वो हमेशा सब्जेक्ट को खोजेगा कि सब्जेक्ट कहां है। ठीक है, बस इतना याद रखना, हु वर्ड हमेशा सब्जेक्ट को खोजेगा कि सब्जेक्ट कहां पे। ठीक, अब ध्यान दो, ये मैं यहां नहीं लिखा हूं, यहां पे लिखता हूं, सही रहेगा। हु जो है ये हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढता रहता है। ठीक है, अब ध्यान दो, द मिनिस्टर रिवार्डेड द मैन, अलग अलग कर दो। ठीक है, द मिनिस्टर रिवार्डेड द मैन, अलग अलग कर देना सेंटेंस को। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान देता हूं, द वुमेन हु एवरीवन थॉट, अलग अलग कर दो। द बॉय अलग कर दो, थीव्स हुम ये अलग कर दो तुरंत। ही इज अ रोग अलग कर दो, द प्लेयर्स हु ये भी अलग कर दो। हुम डू यू, यहां डू होगा, हुम डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द मैच। ठीक है, अलग अलग कर दो। अब ध्यान सुनो, द मिनिस्टर रिवार्डेड द मैन, ये हो गया एक सेंटेंस। हुम हेल्प द पुअर चाइल्ड, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे, द मिनिस्टर यहां पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, रिवार्डेड ऑलरेडी एक वर्ब आ गया। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। हेल्प्ड ऑलरेडी एक वर्ब आ गया और पुअर चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और यहां पे मैन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, इसका मतलब देखो दूसरे सेंटेंस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा ये जो सेकंड सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बनेगा क्या? बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बन सकता है? बिना सब्जेक्ट के कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सो द मिनिस्टर रिवार्डेड द मैन, मिनिस्टर ऑलरेडी हो गया। ठीक है, हुम पता नहीं, हेल्प्ड आ गया, वर्ब। तो एक बात बताओ, इस रिवार्डेड, ये जो रिवार्डेड है इसका वर्ब तो ये रहा मिनिस्टर, तो ये हेल्प्ड का सब्जेक्ट कहां पे है? रिवार्डेड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कहां पे? मिनिस्टर। लेकिन हेल्प्ड का जो वर्ब है वो कहां पे? वो पता नहीं चल रहा है कहां पे। इसका मतलब जरूर है कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड के जगह ही इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। किस लिए? ध्यान दो, मतलब क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट गायब है तो समझ लेना हुम की जगह हु आएगा, बस बात खत्म। अगर सब्जेक्ट गायब है, किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो समझ लेना कि वहां पे हुम की जगह क्या होगा? हु होगा, बात खत्म। किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो समझ लेना हुम की जगह हु होगा। जैसे दूसरा,
दूसरा ध्यान दो अब, ठीक है। पहला वाला तो हो गया कि यहां पे whom नहीं होगा, यहां पे आपका who हो जाएगा। दूसरा देखो द वुमेन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्लियर हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ध्यान दो, who everyone thought to be a bandit was actually a queen, so the woman was actually a queen। ये was जो आया वो किसके लिए आया है, women के लिए आ गया, बात खत्म, ठीक है। ये सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी एक वर्ब आ गया, बात खत्म। दूसरा एवरीवन, ये आ गया सब्जेक्ट आपका, ये थॉट, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि यहां भी दो सेंटेंस है, हु एवरीवन थॉट टू बी अ बैंडिट, हु एवरीवन थॉट टू बी अ बैंडिट, ये आ गया आपका एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस द वुमेन वाज एक्चुअली अ क्वीन। सो वुमेन सब्जेक्ट, वाज हो गया वर्ब, बात खत्म। दूसरा सेंटेंस में एवरीवन सब्जेक्ट, थॉट उसका वर्ब, बात खत्म। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हु आया है वो फालतू में, ये हु जो है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑलरेडी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। इसका मतलब कि एक और सब्जेक्ट हम क्यों लाएंगे, इसका मतलब यहां पे ये हो रही है बात कि यहां पे हु नहीं होगा, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हुम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा देखो द बॉय, देखो हुम फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल, ये अलग पार्ट है ना, इसको हटा दो। सो देखो द बॉय, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। द बॉय, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हैज हर्ट हिज लेग्स, तो देखो हैज हर्ट, ये आ गया आपका वर्ब, और ये हर्ट किसके लिए आया, बॉय के लिए, कि द बॉय हुम फेल इज बाइसाइकिल, जो कि अपने बाइसाइकिल से गिर गया, उसने अपने पांव तोड़ लिया। सो द बॉय के लिए आ गया हर्ट, बात खत्म। दूसरा हम आते हैं फेल, ये भी एक वर्ब है ना, तो ये वर्ब है, तो ये किस सब्जेक्ट के लिए है, फेल वाला का सब्जेक्ट तो मुझे नहीं मिल रहा है, हर्ट का सब्जेक्ट मिल गया बॉय, लेकिन फेल का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुम नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। चौथा देखते हैं, थीव्स whom the dog bit, जिसे कि कुत्तों ने काट लिया। फ्लेड बिहाइंड द बुश, फ्लेड का मतलब होता है भाग गए। तो देखो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, थीव्स, भाग गए। कौन भाग गए, झाड़ियों के पीछे कौन भाग गए, थीव्स भाग गए। इसका मतलब जो फ्लेड है उसका हमारा सब्जेक्ट क्या है, थीव्स। लेकिन दूसरे में आते हैं whom the dog bit, यहां पे डॉग, और दूसरा वर्ब कौन सा है हमारा, यहां पे डॉग एक आ गया और दूसरा है बिट, बिट मतलब काट लेना, तो ये भी एक वर्ब है और फ्लेड भी एक वर्ब है। तो फ्लेड जो है भाग गया, फ्लेड का सब्जेक्ट कौन सा है, थीव्स, और बिट का सब्जेक्ट काट कौन लिया, डॉग। इसका मतलब कि दो वर्ब और दोनों वर्ब के सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। इसका मतलब कि सेंटेंस में हु कभी भी हम नहीं लिखेंगे, मतलब सेंटेंस में ये 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मतलब 1 नंबर सेंटेंस हमारा रॉन्ग, 2 नंबर रॉन्ग, 3 नंबर रॉन्ग, लेकिन 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 5 नंबर पे आते हैं, ये रहा दो अलग अलग सेंटेंस, ठीक है। ही इज अ रोग हु नॉन ट्रस्ट, अब ध्यान देना, ही इज, यहां पे ही और यहां पे इज, वर्ब को ध्यान दो, इज आ गया आपका, वर्ब किसके लिए आया, ही, और ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस में, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा करता है, ठीक है। ट्रस्ट हो गया वर्ब, नन हो गया आपका सब्जेक्ट। ये ट्रस्ट किसके लिए है, नन के लिए है। तो इसका मतलब पहले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा कंप्लीट है, दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा कंप्लीट है। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा कंप्लीट मिल जाए तो समझ लेना हु वहां पे कभी भी नहीं होगा, वहां हुम होगा। इसका मतलब कि ये हु यहां पे गलत है, और यहां पे हु की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, मतलब 5 नंबर भी गलत हो गया, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, द प्लेयर्स, देखो फिर से इसको अलग कर लो, हु ही सेलेक्ट्स, who he selects will play in the match, मतलब द प्लेयर्स जो कि वो सेलेक्ट करता है वही इस मैच में खेलेंगे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है प्ले, तो इस वर्ब का कि मैच में खेलेंगे, कौन खेलेगा, प्लेयर्स खेलेगा, मतलब प्ले वाला जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कहां पे है, प्लेयर्स हो गया। प्ले वाला जो वर्ब है उसका जोड़ा कौन सा सब्जेक्ट बना रहा है, प्लेयर्स बना रहा है। दूसरे में आते हैं, सेलेक्ट, चुनने का काम हो रहा है, तो सेलेक्ट ये भी एक वर्ब है, तो कौन चुनने का काम कर रहा है, तो भाई ही चुनने का काम कर रहा है। इसका मतलब कि सेलेक्ट जो वर्ब है उसका जोड़ा कौन बना रहा है, ही बना रहा है, मतलब दोनों पे जो वर्ब है दोनों के पेयर हमारे जोड़े बन गए सब्जेक्ट के साथ, मतलब इस सेंटेंस में हु नहीं आएगा, मतलब कि यहां पे हु ये भी गलत है, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम हुम लिख देंगे। मतलब जहां पे ऑलरेडी सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर जो जोड़ा है, जो पेयर वो मिल जा रहा है, समझ लेना वहां पे एक्स्ट्रा हु और आएगा ही नहीं, क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट, whom do you think is going to win the match, ठीक है। do you think, अब ध्यान देना, एक तो आ गया do you think और दूसरा आ गया is going to win the match, ठीक है। तो देखो इसमें वर्ब ध्यान दो, वर्ब कहां पे है, ये do नहीं होगा, देखो think ये वर्ब है, क्लियर हो गई बात, think वर्ब है, तो ये think कौन, सोचने का काम कौन कर रहा है, you कर रहा है ना, कि आप क्या सोच रहे हैं कि कौन ये मैच जीतेगा, आप क्या सोच रहे हैं कि कौन मैच जीतेगा, इसका मतलब सोचने का काम कौन कर रहा है, यू। इसका मतलब कि जो थिंक वर्ब है ये किसके साथ अपना जोड़ा बना रहा है, किस सब्जेक्ट के साथ, हु के साथ, ये वाला खत्म हो गया। दूसरा वर्ब है गोइंग, कौन जो है गोइंग नहीं, विन द मैच,
ये वर्ब है आपका कि कौन मैच जीतेगा। तो कौन मैच जीतेगा, ये जो विन है उसका सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, उसका सब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस विन का जो सब्जेक्ट है वो यहां गायब है। इसका मतलब कि whom के जगह यहां पे क्या आ जाएगा, who आ जाएगा, और ये सही हो जाएगा। मतलब यहां पे सारे सेंटेंसेस आपके गलत हैं, सिर्फ 4 नंबर सेंटेंस आपका करेक्ट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? इतना करेक्ट, इतना बिल्कुल सही हुआ। देखो ये जो तरीका मैंने बताया ना, यू वोंट फाइंड इन बुक्स हियर। ये आपको सिर्फ यहां पे समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। बुक्स में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड हुम इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, बस हो गया। लेकिन आप यहां देखो इस तरीके से अगर आप ढूंढे, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ पेयर ध्यान देना, सिर्फ जोड़ा ध्यान दो कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा मिल रहा है नहीं। अगर जोड़े मिल गए, अगर मिल गए तो समझना हु, एक्स्ट्रा हु कभी नहीं आएगा, एक्स्ट्रा हु कभी नहीं आएगा। जहां पे हु लिखा हुआ है उसको सीधा सीधे ऐसे काटना और काट करके हुम कर देना। क्या करना, काट करके सीधा उसको हुम कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? देखो 900 भाई हम लोग क्रॉस कर गए, 900 हम लोग क्रॉस करके। भाई सेशन अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज समझ में चीजें आ रही है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया हो रहा है, तो एक बार जल्दी से शेयर करिए फटाफट, ठीक है। देखो 43 ऑलरेडी हो गए, सिर्फ लास्ट के 15 मिनट्स बाकी हैं। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो जुड़ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन मोड में इसको देखते होंगे, तो ऑफलाइन मोड में भी अगर आप देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से ये आपसे गुजारिश है कि काइंडली एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया? तो एक बार यस से लेकर बताएं, यस सर क्लियर हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर गाइस शेयर प्लीज। सारे लोग खुद ही कह रहे हैं कि सर इंस्ट्रूमेंटल होता है, इंस्ट्रूमेंटल। दिस सेशन इज इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायक, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, ठीक है। क्लियर हो रही बात? चलो अब नेक्स्ट फिर से भाई ये दिया हुआ है, तो ये 170 यूज मत करना है, आप लोगों को यूज करना है Y194। आप लोगों को यूज करना है, क्या यूज करना है, Y194 आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% का आपको डिस्काउंट वहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा 600 के आसपास इसकी एक प्राइस आएगी और उसको आप जल्दी से अवेल कर लें। 23 अप्रैल से इस बैच को हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2 घंटे का एक क्लास आपकी 2-2 घंटे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कितनी हम लोग जो है वो यहाँ पे मतलब बदमाशी कितनी करेंगे उस पर्टिकुलर बैच में, आप समझ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपके सारे एग्जाम्स को कवर भी हम लोग करेंगे, ठीक। 23 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, कुछ मत सोचो, भरोसा अगर है तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है। ये आप देख लें 12 बजे से आशीष सर का सेशन आपका आ रहा है। पूरे इस वीक का करंट अफेयर्स का वीकली एमसीक्यू का जो सेशन है, 75 एमसीक्यू जो है वो करवाते हैं हर शनिवार को आशीष सर 12 बजे। तो इस सेशन में भी जुड़ना मत भूलिएगा, 12 बजे से आशीष सर के साथ एमसीक्यू सेशन वीकली, ठीक है। अब यहां पे आ गया नेक्स्ट, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये वाला जो है आपका क्या है, विच और दैट। विच और दैट का यूज आपको बताना है यहां पे कि कहां पे विच आएगा और कहां पे दैट आएगा, ठीक है। कहां पे विच आएगा और कहां पे दैट आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। बच्चे लोग भी अजीब है ना, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पूरे 2 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे पढ़ाओ और बीच में अगर 2 सेकंड भी आप जो है कहीं पे अपने बैच एक आप लेकर के आ रहे हो, उसके बगल में अगर बात बोल दिए तो लगता है कि पाप कर लिए एकदम, है ना, बहुत बड़ा पाप हो गया यार सच में। मतलब कि इस तरीके से आप लोग रिएक्ट करते हो ना कि हम क्या बताएं, है ना, लगता है बहुत बड़ा पाप हो गया एकदम। चलो ये हु और विच और दैट का यूज है, कहां पे विच लगाएंगे कहां पे दैट लगाएंगे जल्दी से आपको बताना है। जैसे देखो यहां पे ये हु लगा हुआ है, ठीक है, ये हुम है, ये हु है, विच है, ये विच है, यहां पे हु आ गया, यहां पे वॉट आ गया, यहां पे विच आ गया, ये हु है, ये हुज है, ठीक है। चलो बताओ सेंटेंस में कहां कहां पे गलत है कहां पे सही है, ये आपको बताते हुए जाना है। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, ठीक। देखो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को रूल बता देता हूं। 10 ऑलरेडी आपके पास सेंटेंसेस हैं, ये 10 सेंटेंसेस हैं। 10 सेंटेंसेस में मैं आपको रूल बता देता हूं कि क्या इसमें गड़बड़ी है। ध्यान देना, ये है आपके रूल्स। अगर एक पर्सन हो और उसके साथ एक एनिमल या कोई थिंग हो, जैसे मैंने बोला कि रोहन एंड हिज टाइगर, तो अब इसके बाद जब भी आप कुछ हु या कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रोहन एंड इस टाइगर के बाद आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आप हु वहां पे नहीं लगा सकते, याद रखें। रोहन एंड इस टाइगर के बाद आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। बाई चांस मान लो मैंने लिखा गांधी जी एंड हिज प्रिंसिपल्स,
अब इसके बाद जो आप लगाएंगे, अब भी इसके बाद आप क्या लगाएंगे, अब भी इसके बाद आप दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रोहन और गांधी जी क्या ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके साथ आप क्या लिख रहे हैं सब्जेक्ट में, एक आपने एनिमल ऐड कर दिया, रोहन एंड हिज टाइगर, ठीक है, और दूसरे में गांधी जी और उनके सिद्धांत। तो याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग के साथ अगर आप कोई एनिमल बीइंग ऐड कर रहे हैं या फिर उसका कोई मतलब कि थिंग, कोई चीज अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो लिखना पड़ेगा वो दैट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, समझते जाओ, फिर हम लोग उस पे एरर्स पे आते हैं। कहीं भी अगर एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीथिंग लिखा हुआ है एंटीसीडेंट के रूप में, एंटीसीडेंट के रूप में अगर कहीं एवरीथिंग या फिर जो है समथिंग या फिर एवरीवन इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बस यही सब कुछ है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, या दिस इज एवरीथिंग विच आई वांट टू टेल यू, दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांट टू टेल यू, तो क्या होगा? क्या होगा? सो दिस इज एवरीथिंग, आप वहां पे या तो हु लगाएंगे या तो दैट लगाएंगे। हु कब लगाएंगे? जब एवरी वन पर्सन की बात बोली जाएगी, और दैट तब लगाएंगे जब आप वहां पे मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट की बात बोली जाएगी। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि बस यही सब कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब ईएसटी, जैसे कि दिस इज द बेस्ट सेशन, this is the best session which I have read, this is the best session which I have read, मतलब कि ये सबसे बेस्ट सेशन है जो मैंने पढ़ा है। so this is the best session, the best आ गया ना, the best क्या आ गया? सुपरलेटिव, तो वहां पे which नहीं लिखेंगे, आप वहां पे क्या लिखेंगे? that लिखेंगे। समझ मेरी बात आ रही है? और who भी लिख सकते हैं, who भी लिख सकते हैं अगर इंसान है तो, ठीक है। which अगर लिखा हुआ है तो उसको काट के आप that लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल अगर है तो देखो ऑल का दो मीनिंग आ सकता है, ठीक है, ऑल के दो मीनिंग आ सकते हैं। ऑल अगर पर्सन के लिए आया है तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? ऑल अगर पर्सन के लिए आया है तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? हु या दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑल अगर एनिमल या थिंग के लिए आया है तो आपको वहां पे दैट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, हर वो चीज जो चमकती है, ठीक है, सारी चीजें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हम लोग का एक प्रोवर्ब भी है ना, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये गलत है। क्या हो जाएगा? ऑल दैट ग्लिटर्स। क्यों? क्योंकि ऑल किसके लिए आया यहां पे? थिंग के लिए, इसलिए यहां पे दैट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि द बॉय with who you are talking, comma is my friend। ध्यान से समझना, मतलब देखो ये प्रेपोजिशन आ गया ना, और प्रेपोजिशन के बाद हम कभी भी हु इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो आपका विच इस्तेमाल करेंगे या हुम इस्तेमाल करेंगे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप विच देखो, विच तो नहीं, जनरली विच का रूल अलग ही आ जाएगा, आप याद रखना, हम हमेशा हुम इस्तेमाल करना है। द बॉय विद हु हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे? द बॉय विद हुम आप लिखोगे, ठीक है। दैट या फिर नहीं आएगा, हु की जगह वहां पे क्या लिख सकते हैं, और दैट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर विच लिखा है तो वो गलत है। अगर मैं बोलूं देयर इज नन विच कैन, देयर इज नन विच कैन बी, देयर इज नथिंग विच कैन बी ईटन, देयर इज नथिंग विच कैन बी ईटन, या फिर देयर इज नन ऑफ द थिंग्स विच कैन बी ईटन, तब यहां पे गलत है। क्या हो जाएगा? देयर इज नन दैट कैन बी ईटन, ठीक है। देयर इज नन दैट कैन बी अंडरस्टूड, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। द प्लस नाउन अगर है तो फिर आप विच की जगह दैट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द पर्सन जो आपको खोजा था, वो इंसान जो आपको खोज रहा था, तो द पर्सन, अगर मैं बोलूं द पर्सन, तो पर्सन आ गया, तब तो आप हु इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन अगर मैं बोलूं जिस कलम से आप लिख रहे थे उसका कलर लाल है, सो द पेन विद विच, the pen which you purchased is red in color, the pen which you purchased is red in color, तब यहां पे क्या होगा? the pen that you purchased is red in color, ठीक है। तो ये आपके रूल आपके सामने तो मौजूद है। अब हम लोग एक बार इसका एक्सरसाइज में करने चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो, द लेडी, यहां पे द लेडी क्या है भाई? द लेडी ह्यूमन बीइंग, डॉग एनिमल आ गया, तो जाहिर सी बात है यहां पे हु नहीं आएगा, यहां पे हु की जगह क्या आ जाएगा? खत्म बात, आगे। द गर्ल हुम इज कार्टिंग अ बास्केट इज माई क्लासमेट, क्योंकि जो कि एक बास्केट को काट कर रही है, सही से ड्राफ्ट कर रही है, वो मेरी क्लासमेट है। अब देखो यहां पे भी इसके आ जाएगा, हुम के जगह हु आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, ही हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज अ रॉक, बिल्कुल आप देखना ये हु और हुम का एरर है, तो यहां हुम नहीं आएगा, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? यहां पे आपका हुम आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो देखो बेस्ट क्या आ गया, सुपरलेटिव आ गया ना, तो ये हु विच नहीं आएगा, विच की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द सेम बुक। तो देखो द सेम, मैंने ये भी कहा था कि द सेम अगर है तो तब भी आप विच नहीं लिख सकते, विच की जगह क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। नेक्स्ट, मे आई नो हु यू वांट टू इनवाइट प्लीज। अब देखो एक चीज और मैंने यहां पे लिखा है कि नहीं, तो एक ना और लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट या फिर हु, लेकिन विच हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखो, मे आई नो हु यू वांट टू इनवाइट प्लीज, मे आई नो who you want to invite, so may I know who you want to invite please। अब देखो यहां पे which अगर आपको लिखना है तब तो छोड़ो, ठीक है, ठीक है, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से जाना चाहते हैं तब आप सही है, लेकिन यहां पे अगर हम बोले मे आई नो हु यू वांट टू इनवाइट प्लीज, तो देखो नो का सब्जेक्ट, नो जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। इनवाइट का सब्जेक्ट कौन सा है, आप ही इनवाइट करेंगे ना, तो ये रहा इनवाइट वर्ब हो गया और यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो हु है ये फालतू में यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है हु की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा, हुम यू वांट टू इनवाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ वुमन कैन डू एवरीथिंग। तो देखो एवरीथिंग, एवरीवन, समथिंग, ठीक है, समवन, इस सेंस में भी हम हमेशा क्या लिखते हैं, दैट लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ऑल आ गया, तो ऑल जब भी रहता है तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, तो ये भी आपका क्या आ गया, दैट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज हियर हु हेल्प हु डज नॉट लव हिज कंट्री। कौन यहां पे जो अपने जो कंट्री से, अपने देश से प्यार नहीं करता है, तो देखना हु डज नॉट लव हिज कंट्री इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो जाहिर सी बात है हु नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला सेंटेंस देखो, हुज इज दिस हाउस, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, तो यहां पे विच नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे भी आपका दैट हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है यहां पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आप लिख रहे हैं तो दैट आपको लिखना पड़ेगा विच की जगह पे। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग और उसके साथ एक एनिमल या फिर एक ऑब्जेक्ट अगर ला रहे हैं तो भी आपको दैट लिखना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री है तो भी विच की जगह दैट लिखना पड़ेगा। द सेम, नन, एनी, अगर ये लिखा हुआ है तो भी आपको विच की जगह दैट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे, ऑल अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप विच की जगह दैट लिखेंगे। तो ये जो रूल्स मैंने बताए ना, 3-4 रूल्स अभी जो लास्ट में मैंने आपको बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। बस आज का सेशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम का भी हमारा अभी सेल चल रहा है। एक्सट्रीम में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बैंक एक्सट्रीम में, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, एसएससी अगर एक्सट्रीम आप लेना चाहते हो तो एसएससी में जितने आपके वीडियो जो हैं, जो एग्जामिनेशन हैं, उन वीडियोज से, उन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने वीडियोज हैं वो आपके एसएससी में आ जाएंगे। प्लस वीडियोज को छोड़ करके मॉक टेस्ट भी आप इसमें है, ऑलरेडी आपके ई बुक्स भी आपके हैं, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। जल्दी से विजिट करिए अड्डा जो है 247.com पे, और वहां पे इस्तेमाल करिए Y194 कोड, जो भी यहां पे प्राइस लिखी हुई होगी उसकी 30% जो आपको आप वहां पे अवेल कर पाएंगे। ठीक है, बस यहां पे हम लोग सेशन शुरू करते हैं। मंडे को याद रखिएगा, मंडे को एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, वर्ब हम लोग शुरू करेंगे या फिर टेंस हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग मुझे लिख करके बताना कमेंट बॉक्स में कि सर वर्ब स्टार्ट करें या फिर टेंस स्टार्ट करें, और आज का जो सेशन है वो कैसा लगा वो भी आप मुझे एक बार लिख करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बस सही अगर लगा होगा सेशन, अगर समझ में चीज आई होंगी तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 11 बजे भी जुड़ना आप सबको है, क्योंकि सौरभ सर अपनी रीजनिंग क्लास को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बस आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। स्टे सेफ और गॉड ब्लेस यू एवरीवन।